दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय संस्कार पे। ये हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स और डेवलपमेंट का। ये है पार्ट 2। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि रिसोर्स का डिवीजन कैसे होता है, कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज को, जिसमें हम बेसिस देखे कि अलग अलग बेसिस के हिसाब से अलग अलग रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। और कुछ ओरिजिन के हिसाब से होता है, कुछ एग्जॉस्टिबल के हिसाब से होता है। ये सब चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में। इंडिया में जो भी रिसोर्स की प्लानिंग होती है वो कैसे होती है, क्यों जरूरी है करना, क्या क्या स्टेप है जो फॉलो किए जाते हैं, ये सब पूरा हम लोग डिस्कशन करने होते हैं। तो मेरे साथ बने रहना है वीडियो के एंड तक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्यों हम रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। तो समझिए, बताया था कि रिसोर्स के साथ कुछ चैलेंजेस हैं जो हमेशा बने रहते हैं, कुछ समस्याएं हैं जो हमेशा हमें देखने को मिलते हैं कि रिसोर्सेज के साथ बने हुए। जिसमें सबसे पहला चैलेंज हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी रिसोर्सेज है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और कहीं कहीं पे रिसोर्सेज है ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमें रिसोर्सेज के साथ देखने को मिलती है, रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी समस्या जो हमें देखने को मिलती है वो है इसका मैनेजमेंट सही से ना हो पाना। सही से अगर इसका मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा और अगर हम सही से इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो मैनेजमेंट की वजह से भी क्या होगा, रिसोर्स जो है वो कहीं कहीं कमी हमें नजर आने लगेगी। कहीं रिसोर्स पहुंच पाएगा, कहीं रिसोर्स नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सब चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या, आज दुनिया में आप देख सकते हैं कोई भी लड़ाई जो है वो किसके लिए है, रिसोर्स के लिए ही है। कोई भी लड़ाई दुनिया की सिर्फ किसके लिए है, रिसोर्स के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं है। इसीलिए इंडिया में क्योंकि रिसोर्स अलग अलग जगह है, कहीं ज्यादा है कहीं कम, और प्रॉपर मैनेज भी करना है, इसीलिए हमने प्लान किया कि भैया हम क्या करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। इस रिसोर्स प्लानिंग में इंडिया में आपको पता है 3 स्टेप जो है होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के। वो 3 स्टेप आपको पता होने चाहिए। कौन से 3 स्टेप होते हैं? पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी तैयार करेंगे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि हम पहले काम में आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ-कहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे कितने-कितने रिसोर्सेज है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वेंटरी जो है वो तैयार करेंगे। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक जो होता है वो तैयार करेंगे, कितना रिसोर्सेज कहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी इन्वेंटरी तैयार कराएंगे। चलिए, पहला काम हो गया, सबसे जरूरी काम है रिसोर्स का पता होना कि रिसोर्स है कहाँ पे, ये हमें पता चल गया सर। दूसरे बात में हम क्या करेंगे, अब भैया पता चल गया तुम्हें कि हाँ यहाँ पे रिसोर्सेज ये है, यहाँ पे रिसोर्सेज ये है, यहाँ पे, आगे क्या करोगे, आगे स्ट्रक्चर प्लान करोगे कि तुम्हें कौन सा रिसोर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो उसका पूरा प्लानिंग तैयार होगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्ट्रक्चर प्लानिंग होगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्ट्रक्चर प्लानिंग होगी। तो याद रखना है, पहले स्टेप में तुम आइडेंटिफाई करोगे, रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी तैयार करोगे। दूसरे स्टेज में क्या करोगे, स्ट्रक्चर प्लानिंग करोगे। अब तीसरा रिसोर्सेज क्या आता है, जो भी हमारा ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान रहेगा उसको हमें मैच कराना पड़ेगा। हम मैच कराएंगे किसके साथ, हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। जैसे मान लीजिए कोई रिसोर्स है, ये रिसोर्स है कोयला। कोयले से रिलेटेड मैंने पूरा प्लान बना लिया, लेकिन अब एक नेशनल प्लानिंग होगा जो इंडिया को पूरा गवर्न करेगा। कि जैसे होता क्या है, इंडिया में पहले जो चलता था वो चलता था प्लानिंग कमीशन। क्या चलता था, प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ये प्लान तैयार करता था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा कहाँ होगा, हमारा क्या क्या फोकस एरिया होने वाला है, ये डिसाइड किया करता था कि ये जो है हमारा फोकस एरिया होगा। और ऐसे अगले 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे चीजों को। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन ये तैयार किया करता था, हर 5 साल के लिए प्लान तैयार किया, जो कि होता था नेशनल डेवलपमेंट प्लान। क्या होता था, नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब हालांकि प्लानिंग कमीशन नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया। अब क्या आ गया, नीति आयोग आ गया है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये करके बताना है कि प्लानिंग कमीशन कब हटा और नीति आयोग जो है वो कब आया, किस ईयर में नीति आयोग जो है इंट्रोड्यूस किया गया और प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। तो हमारे क्या होते हैं, नेशनल लेवल पे एक डेवलपमेंट प्लान होते हैं और हमें क्या करना है, उसको मर्ज कराना है, मतलब मैच कराना है किसके साथ, हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के साथ। तो तीसरा काम हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान रहेंगे उनको हम मैच कराएंगे अपने नेशनल लेवल के डेवलपमेंट प्लान से। यही 3 स्टेप आपको याद रखने हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में जो होती है वो 3 स्टेप में होती है। 3 स्टेप में हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाई करेंगे और इन्वेंटरी तैयार करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर प्लानिंग करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर प्लान करेंगे। और तीसरे में क्या करेंगे, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मर्ज करा देंगे किसके साथ, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। ये 3 काम जो है सबसे जरूरी है जो हमें करना है। आगे अगर हम लोग बात करें और क्या चीजें हैं, अब आते हैं रिसोर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे, लैंड पे। मैं आपसे कुछ भी कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कहूँ स्कूल कहाँ है, कहाँ है, लैंड पे है।
मैं कहूँ हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, लैंड पे हैं। मैं कहूँ आपको जो भी मिनरल्स मिलेंगे, जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, लैंड पे मिलेंगे। आप एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, कहाँ करेंगे, लैंड पे करेंगे। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स हमारे पास होता है वो क्या होता है, लैंड होता है। लैंड से इम्पोर्टेंट कोई भी रिसोर्स जो है वो नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज की अगर आप शुरुआत करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, लैंड से करेंगे। और जो भी लैंड के रिसोर्सेज होते हैं उनको जनरली हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लेन, एक होता है माउंटेन, और एक होता है प्लेटू। इन तीनों को हम लोग समझते हैं कि प्लेन, माउंटेन और प्लेटू क्या चीजें हैं। देखिए अगर सरफेस एकदम प्लेन है, क्या है, एकदम प्लेन है, मतलब कोई रिलीफ जो है नहीं मिलेगा, कोई ऊपर नीचे कोई चीज नहीं हो रहा है, एकदम प्लेन सरफेस है। क्या एकदम प्लेन सरफेस है तो हो गया प्लेन, सिंपल। माउंटेन की जब बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये हो गया माउंटेन, पता है ये सब देखे होंगे, क्या हो गया, माउंटेन हो गया। अब दिक्कत आती है प्लेटू में, सर हमें प्लेन पता है, माउंटेन पता है, ये सब तो आसान है, प्लेटू क्या होता है ये बताइए। प्लेन माउंटेन आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे प्लेटू के बारे में कि प्लेटू क्या होता है, समझिएगा। अब देखिए इधर, ये हो गया प्लेन, ये हो गया माउंटेन। इन दोनों के बीच का जो है उसको बोलते हैं प्लेटो। इन दोनों के बीच का मतलब कि हाइट रहती है लेकिन ऊपर से पीक नहीं, जैसे माउंटेन में क्या है, पीक है, यहाँ पे पीक नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है। क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, इसी को बोलते हैं प्लेटो। क्या बोलते हैं, प्लेटो। मतलब हाइट तो है, हाइट तो है, माउंटेन वाली हाइट तो है, लेकिन जैसे माउंटेन ऊपर से क्या है, पीक है, यहाँ पे पीक नहीं, यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, ऊपर क्या है, फ्लैट सरफेस है। इसको बोलते हैं टेबल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, टेबल लाइक स्ट्रक्चर। और ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर और कोई नहीं, और क्या है, प्लेटू है। क्या है, प्लेटू है। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से इंडिया में आपको क्या चीज ज्यादा देखने को मिलती है, तो सबसे ज्यादा चीज जो देखने को मिलती है वो है हमारा प्लेन्स है। ठीक है, प्लेन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, 43% के आसपास जो है वो हमें प्लेन्स देखने को मिलता है, याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है प्लेटू। प्लेटू कितने को मिलता है, 27% के आसपास हमें प्लेटू देखने को मिलता है। और करीब करीब 30% के आसपास जो है वो हमें देखने को मिलता है माउंटेन। क्या देखने को मिलता है, माउंटेन। तो ये आपको तीनों चीज याद होने चाहिए कि कौन कितना परसेंट है। प्लेन जो है वो कितना है, 43% के आसपास है, माउंटेन जो है वो 30% के आसपास है, और प्लेटू जो है वो हमें मिलता है 27%। ठीक है, आगे हम लोग बात करें लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में कि लैंड को हम लोग कहाँ कहाँ, कैसे कैसे जो है वो लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा लैंड का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है, फॉरेस्ट के लिए। आपको पता है लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड सबसे ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट बना हुआ है, तो फॉरेस्ट के लिए हो गया। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। बहुत से लैंड ऐसे होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब जिसपे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। उनको दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। वो दो टाइप कौन कौन सी होती है, जिनको हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, जिनको कल्टीवेशन नहीं कर पाते। एक होती है बैरन लैंड, एक होती है बैरन, या फिर इसी को बोलते हैं वेस्टलैंड। बैरन और वेस्टलैंड, याद रखना है। ये किस में आएगी, नॉन कल्टीवेशन लैंड में आएगी, जो कि अब हम लोग कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी क्या होगी, दूसरी हो जाएगी आपकी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए। वैसे लैंड जो हम लोग किसके लिए रखे हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूज में हो रहा है। नॉन एग्रीकल्चर यूज में मतलब कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है, इन सब चीजों के लिए। तो याद रखना है कि एक तो फॉरेस्ट के लिए लैंड का यूटिलाइजेशन हो गया, दूसरा लैंड का जो यूटिलाइजेशन होता है नॉन कल्टीवेशन के लिए होता है, मतलब कि जहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं। उसमें दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है बैरन और वेस्ट लैंड, जिसपे अब खेती हो ही नहीं सकती, और वो होता है, दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाला, जिसमें बिल्डिंग हो गए, रोड्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, ये सब। इसके अलावा कुछ होते हैं अदर अनकल्टिवेबल लैंड। कौन कौन से होते हैं, जिसमें फैलो लैंड को हम लोग हटा देते हैं, फैलो लैंड को काउंट नहीं करते। आगे हम लोग बात करेंगे कि फैलो लैंड क्या होता है। ठीक है, तो बात करें अगर अनकल्टिवेबल लैंड में तो कौन कौन से आते हैं, एक आता है परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड का मतलब क्या हो गया, कि जो जानवरों को हम लोग पालते हैं, तो जानवरों का पालना, जानवरों को रखना, जानवरों के लिए खाना, जो जानवर जो घास खाते हैं उसी को बोलते हैं ग्रेजिंग और पेस्चर लैंड। दूसरा होता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स। बहुत सारे ट्री क्रॉप ग्रुप्स भी होते हैं। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, तो वही उन्हीं को हम लोग ग्रुप्स बोल रहे हैं। तो ट्री क्रॉप ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे, सेक्रेड ग्रुप्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा हमें इसमें देखने को मिलेगा कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। जब किसी भी जमीन को, थोड़ा ऊपर कर दूं, हाँ यहाँ पे देखिए, कि जब भी किसी भी जमीन को 5 साल हो जाए, 5 साल से ज्यादा हो जाए, उसको अनकल्टिवेटेड किया जाए, मतलब उस पर खेती न की जाए, उस पर एग्रीकल्चर न किया जाए, 5 साल से ज्यादा साल हो जाए, तो उसको हम लोग काउंट करते हैं क्या, कल्चरेबल वेस्टलैंड। याद रखना चाहिए, कल्चरेबल वेस्टलैंड।
तो ये वेस्ट लैंड का मतलब क्या हो गया कि पहले एग्रीकल्चर होता था, लेकिन अब 5 साल से ज्यादा हो गया जिसपे हम कोई भी एग्रीकल्चर जो है, कोई भी खेती जो है वो नहीं कर रहे। तो ये याद रखना है, 5 साल से ज्यादा, अगर 5 साल से ज्यादा हो गया जिसपे हम खेती नहीं कर रहे हैं तो उसको हम नाम देंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब आते हैं फैलो लैंड की तरफ की। फैलो लैंड का मतलब क्या समझिए। तो इसमें एक होता है करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब क्या होता है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। मतलब कि कोई ऐसी जमीन जिसपे खेती होती थी लेकिन अब 1 साल हो चुके हैं या 1 साल से कम हो चुका है जिसपे अब खेती नहीं हो रही, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। तो 1 साल हो चुका है या 1 साल से कम हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे करेंट फैलो लैंड। क्या बोलेंगे, करेंट फैलो लैंड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर पूछ ले कि करेंट फैलो लैंड कौन सा होगा, तो करेंट जो है फैलो लैंड होता है वो लैंड जो कि 1 साल या 1 साल से कम, याद रखना है इसका समय सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि समय हमेशा पूछ लेगा कि करंट फैलो लैंड जो है वो कितना, कितने से कितने साल तक को हम लोग बोलेंगे कि करंट फैलो लैंड रहता है। तो याद रखना है या तो वो 1 ईयर हो या फिर इससे कम हो, इससे क्या हो, लेस देन हो। तो 1 साल या 1 साल से कम पे कोई ऐसी जमीन है जिसपे खेती नहीं हो रही है तो उसको हम लोग नाम देंगे करंट फैलो। क्या नाम देंगे, करंट फैलो। दूसरा होता है अदर देन करंट फेलो के अलावा कौन सा है, तो वो जो अनकल्टिवेटेड है फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। मतलब 1 से 5 साल के लिए जो छोड़े गए हैं, 1 से 5 साल के लिए नहीं हो रहे हैं तो वो क्या हो गया, अदर देन करंट फेलो के अलावा उसको कहा जाता है। ठीक है, तो करंट फेलो याद रखना है, 1 साल या 1 साल से कम तक है तो करंट फेलो। अगर 1 साल से 5 साल के बीच में है तो क्या कहलाएगा, 1 साल से 5 साल के बीच में नॉन अदर देन करंट फेलो। और अगर 5 साल और उससे भी ज्यादा हो जा रहा है तब वो बैरन या वेस्टलैंड बन जाए। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है हमें याद। फिर आता है नेट सोन एरियाज। नेट सोन एरियाज क्या है समझिए। नेट सोन एरियाज, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरियाज इज नोन एज अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरियाज वो एरियाज हैं जहां पे जो टोटल मान लीजिए इतना एग्रीकल्चर लैंड है, क्या सिर्फ पे खेती हो रही है, नहीं, खेती कितने पे हो रही है, सिर्फ इतने पे हो रही है। तो मान लीजिए मेरे पास 10 हेक्टेयर लैंड था लेकिन खेती जो है वो सिर्फ कितने पे हो रही है, 6 या 8 हेक्टेयर पे खेती सिर्फ हो रही है। तो नेट मेरा जो सोन एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 8 हेक्टेयर। लेकिन अगर मैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो यही होता है नेट सोन एरिया। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि लैंड यूटिलाइजेशन में कैसे कैसे लैंड का डिवीजन होता है, कैसे कैसे उसको यूटिलाइज किया था। अब सबसे बड़ी बात क्या है लैंड के यूटिलाइजेशन से, कि लैंड जो है वो डिग्रेड होने लगते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कॉजेज है जिनके वजह से लैंड जो है वो लगातार डिग्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे हम इनको बचा सकते हैं, तो हम इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कारण है जिसके वजह से लैंड जो है वो लगातार डिग्रेड होते जा रहे हैं, लगातार खत्म होते हुए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन। क्या है सर, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी एक कारण लिख सकते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हालांकि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है लेकिन आप समझिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रहने के लिए जगह भी हमें चाहिए होगा, ज्यादा ग्रोथ होगी, स्कूल चाहिए ज्यादा, हॉस्पिटल चाहिए ज्यादा, घर चाहिए ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, पेड़ को काटना शुरू करेंगे। जैसे ही पेड़ को काटना शुरू करेंगे, डिफॉरेस्टेशन शुरू करेंगे, समझिए होता क्या है, जो भी सॉइल होती है, लैंड होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है इन्हीं पेड़ के रूट्स के थ्रू, इन्हीं ट्री के रूट्स के थ्रू। और जैसे ही पेड़ काट दिए गए, रूट्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और रूट्स जैसे ही लूज होंगे वापस जो है लैंड जो वो लैंडस्लाइड शुरू हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। तीसरा बात करें तो माइनिंग है। अगर हम क्या कर रहे हैं, लैंड पे लगातार माइनिंग किए जा रहे हैं, माइनिंग किए जा रहे हैं, माइनिंग किए जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि माइनिंग करते करते लैंड जो है अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पा रहा और लैंड जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जा रहा है। तो माइनिंग हो गया। चौथा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट। भैया जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो जनरली कहाँ जाता है, वो चला जाता है कहाँ, लैंड में, लैंडफिल्स जिनको हम लोग बोलते हैं। और जब ये लैंडफिल में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है भैया कि जो केमिकल्स रहेंगे वो कहाँ रिलीज हो रहे हैं, लैंड में, और लैंड में रिलीज हो रहे हैं तो लैंड पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलेगा। तो ये कॉजेज आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, चाहे मेंस का पेपर हो, और मेंस में तो आपको जनरली क्वेश्चन दिख भी जाएंगे, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम, कि भैया लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कॉजेज हैं, क्यों किस वजह से लैंड जो है लगातार डिग्रेड हो रहा है। तो पहला क्या है, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरा माइनिंग। चौथा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। और पांचवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कैसे समझिएगा कि एग्रीकल्चर में एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि एक ही खेती पे मान लीजिए जैसे ये लैंड, ठीक है, अब क्या होता है जंगल में जनरली ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो कौन होते हैं, ट्राइबल्स लोग होते हैं। ठीक है, ट्राइबल्स लोग जनरली जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं
शिफ्टिंग कल्टीवेशन या इसको झूमिंग भी बोला जाता है। होता क्या है, इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसी का नाम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। होता क्या है इसमें, जनरली क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए अब ट्राइबल्स का तो पूरा जंगल है, कोई एरिया उनका डिफाइन नहीं है, उनका क्या है पूरा ही जंगल है। अब वो क्या करते हैं कि पेड़ यहाँ का काटे, यहाँ का पेड़ कट किए, यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर किए, क्या किए? एग्रीकल्चर किए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर जब कर लेंगे तो वापस से मूव कर जाएंगे दूसरे लैंड पे, फिर वहां पे जब कर लेंगे तो वापस से मूव कर जाएंगे दूसरे लैंड पे, फिर वहां पे कर जाएंगे तो वापस से मूव कर जाएंगे कहाँ? दूसरे लैंड में। मतलब एक जगह वो लोग खेती नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अपने आप को शिफ्ट करते रहेंगे, अपने आप को शिफ्ट करते रहेंगे और हर जगह का पेड़ जो है वो जलाते रहेंगे, स्लैश करेंगे, बर्न करेंगे, फिर एग्रीकल्चर करेंगे, फिर मूव कर जाएंगे, फिर स्लैश करेंगे, बर्न करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, फिर मूव कर जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके वजह से क्या हो रहा है, लगातार अगर आप ऐसे ही शिफ्ट होते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि क्योंकि फॉरेस्ट को बनने में, ट्री को बनने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जा रहा है और हर साल आप अगर शिफ्ट करते रहेंगे तो आप कितना ज्यादा जो है वो डिफोरेस्टेशन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे बड़ा बात, एक रीजन जो है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब क्या हो गया? मोनोकल्चर का मतलब क्या हो गया? एक ही क्रॉप को मैं कंटिन्यू क्या कर रहा हूँ, लगातार ग्रो किए जा रहा हूँ। क्या किए जा रहा हूँ? लगातार ग्रो किए जा रहा हूँ। उसके वजह से क्या होगा कि मान लीजिए मेरा वो क्रॉप है जिसका वाटर जो रिक्वायरमेंट है ज्यादा है, और लगातार अगर मैं वही क्रॉप ग्रो करता रहूंगा और सॉइल को वो रिजनरेट होने का समय नहीं दे रहा हूँ, और लगातार क्या किया जा रहा हूँ, उसको उपयोग किया जा रहा हूँ, उसका यूज किया जा रहा हूँ, तो क्या होगा? सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को धीरे धीरे करते हुए लूज कर देगा। तो एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है, जो कि लैंड डिग्रेडेशन का एक बड़ा कारण सामने आता है। तो आपको पता होने चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या-क्या कारण हैं। ये कारण हैं, जब भी एग्जाम में आएंगे तो यही एक कारण आप लोगों को लिखना है। डिफोरेस्टेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ है, माइनिंग है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर है। और एक दो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि दो और क्या-क्या सर कॉजेस हो सकते हैं इसके लैंड डिग्रेडेशन के, वो आप कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि चलो अच्छा ठीक है, ये इन वजह से क्या हो रहा है, इन इन वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। अब हमें अगर इनको बचाना है, कंजर्व करना है, तो हम क्या करेंगे? तो समझिएगा, हम लोगों ने कॉजेज देखे। कॉजेज में हम लोगों ने देखे कि जो भी ये लैंड खराब हो रहे हैं उनमें मेनली दो तीन कॉजेज हैं। पहला कॉजेज तो हो गया डिफॉरेस्टेशन। क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन हो गया। दूसरा कारण क्या था? पहले कारण के बाद दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए, दूसरा कारण हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो है इसका इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरे में हम लोग मान लेते हैं माइनिंग। क्या है? माइनिंग है। तीसरे में हम लोग मान लेते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है। ठीक है, और चौथे में हम लोग मानते हैं एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, पांचवे में हम लोग मान लेते हैं कि हालांकि अगर देखा जाए तो अर्बनाइजेशन जैसी समस्याएं भी हैं जो लैंड डिग्रेडेशन को और बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन ठीक है, चार ही लेके चलते हैं। और दो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो आप बताएंगे कमेंट में। याद रखना, ये बताएंगे आप कमेंट में दोनों। ठीक है, अब आते हैं, अगर मुझे इसको कंजर्व करना है, अगर मुझे क्या करना है, लैंड को बचाना है, कंजर्वेशन करना है, तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं करूंगा। जिस जिस वजह से कारण है, जो जो रीजन है किसी भी चीज का, उसको हमें क्या कर देना है? रिवर्स कर देना। जैसे ही हम उसको रिवर्स करेंगे, हम समझ जाएंगे, हमारा वही क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। मैं कहूँ कि तुम फेल हो गए सर, उसका कारण क्या था? कि तुम पढ़े नहीं, तुम पढ़े नहीं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कि तुम अगर पढ़ते तो क्या हो जाते? पास हो जाते। तो बस यहीं पे है। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हमें क्या करना है? कंजर्व करने के लिए अफॉरेस्टेशन करना है, या फिर रिफॉरेस्टेशन, या फिर फॉरेस्टेशन करना है। रिफॉरेस्टेशन में और अफॉरेस्टेशन में अंतर क्या है? रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि जब पेड़ यहाँ से काटे तो कहीं जाके और लगा दिए, तो हो गया रिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन का भी जब नंबर ऑफ ट्रीज को एक साथ हम लोग लगाते हैं कहीं पे भी, किसी भी लैंड पे, तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। दूसरा है सर माइनिंग। माइनिंग है तो हम लोग क्या करें? कंट्रोल माइनिंग करें, देख के माइनिंग करें। ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से क्या करें? माइनिंग करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है उसको हम पहले ही ट्रीट कर लें। क्या कर लें? पहले ही ट्रीट कर लें। लैंडफिल में जाने से पहले क्या कर लें? उसको ट्रीट कर लें, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है उसको, कि ये इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से दिक्कत ना आए। और पांचवा एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में जो है एक कॉन्सेप्ट हम लेके आ सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हम इस्तेमाल करें, मतलब अपने क्रॉप को क्या करें? डाइवर्सिफाई करें। जब क्रॉप को हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, उसके क्या फायदे होंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के? कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जब आप लगाएंगे अलग अलग सीजन में, तो क्या होगा? सॉइल को वापस से रीजनरेट होने का क्या मिल जाएगा? मदद मिल जाएगा।
और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ एक और टर्म आता है क्रॉप रोटेशन। क्या आता है? क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि क्रॉप तो हम डाइवर्सिफाई करें ही करें, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करें, साथ में हम क्रॉप करें रोटेट करते रहें, एक ही क्रॉप कंटिन्यू लगातार ना ग्रो करें, क्या करते हैं उसको रोटेट करते रहें। मतलब आज कुछ उगाया, फिर अगले दिन कुछ, फिर अगले साल कुछ और, तो अगले महीने कुछ और, तो ऐसे क्रॉप क्या करें रोटेट करते रहे। तो क्रॉप रोटेशन या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा जो है एग्जाम्पल बन सकता है। साथ में अगर हमें लैंड को और बचाना है तो हमें अपने इरिगेशन फैसिलिटीज को भी बढ़िया करना पड़ेगा। इस इरिगेशन फैसिलिटीज में हमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन आपको पता है कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए ये लैंड है, ये क्या है? मेरे क्रॉप्स हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, इन क्रॉप के जस्ट रूट से एक पाइप जो है, एक पाइपलाइन जो है वो लगा दी, ठीक है। एक पाइपलाइन जो है मैंने वो लगा दी, और ये वो पाइपलाइन के थ्रू पानी जाएगा सीधा रूट्स में। सीधा कहाँ जाएगा? रूट्स में, जिसको बोलते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या बोलते हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप। मतलब कि पट पट ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो सीधा क्या होगा इससे? पहला बात कि पानी का वेस्टेज नहीं होगा, दूसरा डायरेक्ट रूट्स को जो है वो पानी मिल जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन करें। फिर एक और होता है स्प्रिंकल। क्या होता है? स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है? जैसे फुहारा होता है, फुहारा में जैसे पानी निकलता है ऐसे 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 फुहारा चारों तरफ, तो हम क्या करें जगह जगह स्प्रिंकल लगा दें जो फुहारे के थ्रू जगह जगह पानी जो है पहुंचा जाए। तो हम इरिगेशन फैसिलिटीज में भी अपने सुधार करके, क्रॉप रोटेशन में भी सुधार करके, एग्रीकल्चर में ओवरऑल इंप्रूव करके क्या कर सकते हैं? लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमें कंट्रोल करना है, माइनिंग कंट्रोल करनी है, एफॉरेस्टेशन करना है, रिफॉरेस्टेशन, ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएंगे? लैंड को कंजर्व कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है इन सब के साथ साथ एक और चीज जो हमें करना चाहिए वो है अवेयरनेस, कि हमें जो है अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए अपने लैंड से रिलेटेड चीजों के बारे में, जिससे लोग और ज्यादा क्या हो पाए? जागरूक हो पाए और मिलकर भागीदारी जो है वो साथ में दे पाए। तो आपका काम क्या है कमेंट सेक्शन में कि दो कॉजेज और बताने हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन हो रहा है, और उन दोनों कॉजेज के साथ साथ दो कंजर्वेशन टेक्निक भी बताएंगे जिससे हम क्या कर पाए? उस लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व भी कर पाए, बचा पाए। अब इसमें अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे एक टेरेस फार्मिंग में हम लोग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं अपने आप को। तो ये भी हमें याद रखना है। आगे अगर हम लोग बात करें और क्या चीजें हैं, अब आते हैं सॉइल। लैंड पे ही क्या है? सॉइल है। तो सॉइल एज अ रिसोर्स, इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ का मीडियम है, सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सॉइल लिविंग सिस्टम दैट मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल इनटू सेंटीमीटर डेप्थ, रिलीफ पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, और ये। तो भैया रॉक सॉइल जो बन रहा है, सॉइल बन किससे रहा है? रॉक से बन। तो रॉक जो है वो पेरेंट रॉक डिसाइड करेगी कि सॉइल कैसा होगा। जैसा रॉक होगा वैसा ही सॉइल हमें देखने को मिलेगा, और जैसा सॉइल होगा वैसा ही वहां का रिलीफ फीचर हमें देखने को मिलेगा। तो आगे आने वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे आने वाले क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मिस नहीं करना है, बता दूं आने वाले में ही हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के इंडिया में सॉइल पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं कहाँ कहाँ। जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, लेटेराइट सॉइल हो गया, ठीक है। फिर माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल हो गया, एरिड सॉइल हो गया। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगले क्लास के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जो भी नोट्स होंगे वो इस चैनल पे यूपीएससी मंत्रालय संस्कार पर मिल जाएंगे आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। पूरा ये एनसीईआरटी सीरीज आपको बता दूं, पूरा एनसीईआरटी सीरीज है क्लास 9, 10th, 11th, 12th की, ठीक है। अभी हम लोग 10th का ज्योग्राफी जो है वो कवर कर रहे हैं, पहला चैप्टर। तो जाके प्लेलिस्ट में चेक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।